हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एटम यानी परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टेम्परेचर स्केल की 2 वीडियो हमने बना रखी है जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर नंबर 13 है और इस वीडियो में हम लोग एटम के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डील करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप इसको अगर देखते हैं तो एटम के बारे में आपको दूसरी वीडियो कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा वीडियो को और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एटम जो है ये एक ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक शब्द एटोमस या एटोमिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब अनकटेबल या नॉन डिविजिबल होता है। नॉन डिविजिबल होता है मतलब इसको कहें तो न काटने योग्य और इसको कहें तो अविभाज्य। क्या कहेंगे? अविभाज्य कहेंगे। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, एटम के बारे में सबसे पहले इस दुनिया में एटम के बारे में सबसे पहले एक ग्रीक दार्शनिक को फिलोसफर कहते हैं, हम लिख देते हैं दार्शनिक। डेमोक्रेटस नाम क्या था? डेमोक्रेटस, यहां लिख देते हैं। डेमोक्रेटस ने बताया था कि परमाणु यानी एटम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। सबसे छोटा कण होता है। ये बात डेमोक्रेटस ने 264 ईसा पूर्व में बताया था। क्लियर हो गई बात। अब देखिए दूसरी बात ये कि जब डेमोक्रेटस ने लोगों को बताया कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन लगभग 400 ईसा पूर्व में एक और इंसान आए जो इंडिया के रहने वाले थे, जिनका नाम था महर्षि कनाद। तो 400 ईसा पूर्व में महर्षि कनाद ने, जिसको कनाद ऋषि के नाम से भी जानते हैं, महर्षि कनाद ने भी यही स्टेटमेंट दिया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जिसको हम लोग अगर काटते जाएं, तोड़ते जाएं तो सबसे छोटा जो कण प्राप्त होगा उस छोटे से कण को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं, काटते जाएं तो जो सबसे छोटा कण मिलेगा उसको क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। लेकिन लोगों ने यह देखा कि बड़े से कण को तो अगर काटते जाएं, तोड़ते जाएं तो एक छोटा सा कण मिलेगा, लेकिन अगर छोटे से कण को अगर काटें तो वो कौन सा छोटा कण होगा वो तो दिखाई ही नहीं देता है। तो इन्होंने भी कहा था, इन लोग दोनों ने भी मिलकर के कहा था कि इनका स्टेटमेंट सेम था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं तथा इन्हें नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। नहीं देखा जा सकता है। क्लियर हो गई। अब देखिए, जब लोगों ने इन लोगों से प्रूफ मांगना लोगों ने शुरू किया तो इनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। यही स्टेटमेंट लियोसिपस ने, नाम क्या था? लियोसिपस ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटे कण, सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं? सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। नहीं देखा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, जब
सब लोगों ने ऐसे ही बिल्कुल सेम स्टेटमेंट दिया, तो लोगों ने कहा भाई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दीजिए। इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। खैर उस जमाने में फिलोसफर ऐसे थे जिनको लोग मानते थे, तो कुछ दिनों तक इनका ये स्टेटमेंट चला। लेकिन इसके बाद सन 1808 में एक ब्रिटिश स्कूल प्रिंसिपल जिनका नाम था जॉन डॉल्टन, जो स्टार्टिंग में जब वो स्कूल के प्रिंसिपल थे तो केवल 10वीं तक ही पढ़े थे, 10th तक। लेकिन जैसे ही उन्होंने एटम का स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद उनको लगा कि मेरे को और भी पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो कैम्ब्रिज गए और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करी। तो उन्होंने कहा था कि तत्व का सबसे छोटा कण जो फ्री स्टेट में, कैसा फ्री स्टेट में यानी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तथा जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि ये जितने तत्व के सबसे छोटे कण यानी परमाणु होते हैं, ये सब के सब किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, परमाणु केमिकल रिएक्शन आरएक्शन लिख देते हैं, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्री होते हैं और फ्री होकर के फिर कंबाइंड होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या था, स्टेटमेंट था। अब हम लोग ये देखेंगे कि और लोगों ने क्या कहा। जैसे जॉन डॉल्टन का ही एक और अलग स्टेटमेंट था कि तत्व के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट यानी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये याद रखिएगा कि एटम हमेशा सिंगल होता है। मॉलिक्यूल में एटम हो सकता है लेकिन एटम में मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है। मतलब अणु में परमाणु हो सकता है क्योंकि परमाणु ही मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, जबकि परमाणु में अणु का एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी नहीं होती है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये क्लियर होने लगेगा कि जॉन डॉल्टन की जो स्टेटमेंट थी वो भी रॉन्ग साबित हुई, मतलब गलत साबित हुई, क्योंकि आज के ज़माने में एटम को भी डिवाइड किया जा चुका है। अब देखिए, डॉल्टन ने कहा ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। उनका एक और स्टेटमेंट है कि एटम जो होते हैं ये अविभाज्य होते हैं, एटम अविभाज्य होते हैं, जो लियोसिपस, डेमोक्रिटस और महर्षि कनाद का भी स्टेटमेंट था। तो जरा देखिए, एटम अविभाज्य होते हैं। लेकिन इसके बाद सन 1897 में लगभग जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी, तो उसी टाइम जे थॉमसन ने और फिर उसके बाद गोल्डस्टीन और चैडविक ऐसे 3 इंसान आए जिन्होंने क्या किया, एटम को भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अनुसार उस टाइम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर दिया। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ई से, प्रोटॉन को पी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो उनकी भी बात यहां गलत हो गई कि ये अविभाज्य होते हैं, क्योंकि ये विभाजित होते हैं। अगर एटम विभाजित नहीं होता तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में नहीं टूटता। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, इसी के साथ अगर एटम का अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसी में फिर पॉजिट्रॉन,
फिर यूकावा, फिर बोसॉन, फिर पाई बोसॉन, है ना, फिर एंटी न्यूट्रिनो, अलग अलग ये सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब ये परमाणु है, एटम है, जबकि ये सब के सब अपरमाणु कण हैं, मतलब इनसे मिलकर के परमाणु बनते हैं, इनसे मिलकर के परमाणु बनते हैं, तो इनको सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि अपरमाणु कण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए सबसे अहम बात, नोट लिखेगा, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल या एटम को एटॉमिक माइक्रोस्कोप, टनलिंग स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। सभी लोगों का कहना था कि भाई इनको नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, बात तो सही है, लेकिन इनको देखने के लिए एक स्पेशल स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में STM भी कहते हैं, और इसके द्वारा काफी आसानी से किसी भी एटॉमिक पार्टिकल को देखा जा सकता है। अब देखिए, ये तो रही बात केवल एटम के बारे में, एटम के कुछ स्टेटमेंट थे। एटम के साइज को यहां देखिएगा, एटम के साइज को उसके रेडियस के द्वारा यानी त्रिज्या के द्वारा मापा जाता है। और दूसरी बात कि एटम जो हैं, इनकी एटम का त्रिज्या पिकोमीटर में या नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में, या सबसे पॉपुलर है फर्मी, क्या है, फर्मी में मापा जाता है। क्लियर? अब देखिए, नोट लिखिएगा, सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन होता है, जिसका रेडियस 37 पिकोमीटर होता है। कितना होता है? 37 पिकोमीटर होता है। आप उसको एंगस्ट्रॉम और फर्मी में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए 37 पिकोमीटर कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, दोनों के रेडियस को मेजर कर लेते हैं, फिर डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, और ये टोटल 74 होता है, और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 37 पिकोमीटर, जिसको हम लोग पेरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 3 में हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसको भी आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एटम्स के आखिर कितने टाइप होते हैं। तो चलिए लिख लीजिए। चलिए हम इसको अब क्या करते हैं, मिटाते हैं। एटम के जो टाइप होते हैं, इनको हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे, और काफी अच्छा लगेगा आपको ये जान करके कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। आप 9th क्लास में और बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर आप पढ़े होंगे 10th क्लास 9th क्लास में, लेकिन हम लोग वहां आप लोग इसके टाइप्स के बारे में नहीं पढ़े होंगे जहां तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ा है तो काफी अच्छी बात है। तो देखते हैं एटम का टाइप, यानी टाइप्स ऑफ क्या, एटम, परमाणु के प्रकार। अब जरा देखिए, लिखते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, के अनुसार एटम जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, कहते हैं वैसे कहते हैं मेटल एटम यानी धातु परमाणु। कौन सा परमाणु? धातु परमाणु को
पॉजिटिव एटम कहा जाता है क्योंकि मेटल एटम धातु परमाणु अपने से इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वाले या केटायन का निर्माण करते हैं। जैसे ये सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज करता है तो ये सोडियम केटायन का निर्माण करता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इसको कह लेंगे। ऐसे जनरली इसको आयन ही कहते हैं, लेकिन हम लोग जब पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो मेटल ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। या ऐसे भी जनरली कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग एटम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटल वाइड। अब देखिए दूसरी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखिए ये तो आयन है, लेकिन इसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और फिर इससे अपना एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वाले एटम आयंस का निर्माण करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं ये अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु। तो यहाँ केवल आप नॉन मेटल रख लेंगे, नॉन मेटल यानी अधातु रख लेंगे और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव कर लेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही आपको डिफिनीशन प्राप्त हो जाएगा। तो कहेंगे अधातु के परमाणु को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं, क्योंकि नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यानी एक्सेप्ट कर एनायन का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ये इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 2 नेगेटिव चार्ज का निर्माण करता है। तो ये ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज का निर्माण करता है, एनायन का निर्माण करता है, इसलिए इस ऑक्सीजन एटम को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं अधातु के परमाणु को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। तीसरी बात जिसको हम लोग मेटल वाइड एटम कहते हैं, ये ऐसा एटम होता है जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिएगा हमने 2 जगह कार्बन लिखा है, एक जगह कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और फिर 4 नेगेटिव चार्ज वाले कार्बाइड आयन का निर्माण कर लेता है, दूसरी जगह अपने से यही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी त्याग करता है और फिर अपने पास क्या करता है? 4 पॉजिटिव चार्ज का निर्माण कर लेता है। तो कहेंगे कि वैसा एटम जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज का निर्माण करता है उनको मेटलॉइड एटम कहते हैं। तो ये इसके अच्छे एग्जाम्पल है। ये कार्बाइड आयन कहलाता है, ये कार्बन का केटायन कहलाता है। ये आपका पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड एटम हो गए। जनरली इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग परमाणु 3 टाइप के होते हैं, धातु के परमाणु, अधातु के परमाणु, उपधातु के परमाणु, यानी मेटल एटम, नॉन मेटल एटम और मेटल वाइड एटम। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अलग तरीके से एक फिर एटम का क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए लिख लीजिए। तो चलिए लिख लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई और अलग तरीके से एटम को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जरा चेक करते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि क्या आपके पास इससे पहले इतनी नॉलेज थी या नहीं थी। अगर है आपके पास नॉलेज तो काफ़ी अच्छी बात है, आप मन लगा करके पढ़ाई करिए और देखिए। टाइप्स ऑफ एटम फिजिकल स्टेट के आधार पर, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक
अवस्था के आधार पर। क्लियर? भौतिक अवस्था क्या होता है? भौतिक अवस्था तो तीन ही होते हैं जनरली, प्लाज्मा और बीसी को छोड़ करके। किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा और बीसी को छोड़ दें अगर इन जनरल तो ये होते हैं सॉलिड, उसके बाद होते हैं लिक्विड, और उसके बाद होते हैं गैस। क्लियर? प्लाज्मा और बीसी को हम यहाँ छोड़ रहे हैं। तो देखिए, जितने मेटल एटम होते हैं, मेटल एटम धातु के परमाणु, वो सब के सब सॉलिड एटम होते हैं। तो एटम भी सॉलिड एटम है। क्या है? सॉलिड एटम। ये लिक्विड एटम और ये गैसियस एटम या गैस के एटम या गैस एटम। तो जितने मेटल एटम होते हैं, मेटल एटम केवल और केवल किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर, मरकरी यानी कि पारा को छोड़कर बाकी सभी जितने मेटल एटम होते हैं सॉलिड एटम होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसी में, अगर हम नॉन मेटल अब कह लें, तो जितने नॉन मेटल एटम होते हैं, जितने नॉन मेटल एटम, उनमें जितने लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं। तो हम जनरल ऐसे कह लेंगे कि ब्रोमीन कॉमा मरकरी Hg, ये दोनों लिक्विड एटम होते हैं। इसके बाद गैसियस एटम की बात करें तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन है, हो गया। और जितने इनर्ट गैस हैं, इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, है ना। इसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, ईटीसी, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? गैसियस एटम यानी गैस के एटम कहलाते हैं। तो फाइनली आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि एटम होता कैसा है और एटम के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। तो चलिए हम सबसे पहली बात लिखेंगे, एटम जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं। एटम स्फेरिकल यानी गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं जरा देखिए, ये हमने एटम का एक डायग्राम बना दिया। हिंदी में गोलीय या गोलाकार कहते हैं। किसी भी एटम के सबसे बीच वाले सेंट्रल पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस, नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो आपको सर्कुलर पाथ दिख रहा है, ये एटम का ऑर्बिट या ऑर्बिटल कहलाता है। और इस एटम के इस न्यूक्लियस में, इस नाभिक में दो सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं, जिसमें एक प्रोटॉन जबकि दूसरा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। इस P पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन लिखते हैं और N को हम लोग न्यूट्रॉन लिखते हैं। क्लियर? इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऐसे स्पिन करते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हमेशा स्पिन अप तो दूसरा स्पिन डाउन स्पिन करता है। अब देखिए यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन जो होता है यानी प्रोटॉन की संख्या हमेशा परमाणु संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या के बराबर होता है, यानी P पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना? Z। परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? Z से। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स ही किसी भी परमाणु का परमाणु भार यानी द्रव्यमान प्रेजेंट करता है।
तो ये एटम के बारे में ये पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको आप लिख लें।